बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं हमने क्या सीखा और मैं हूं आपकी मेज़बान सना हाशमी आपके साथ इस उम्मीद और यकीन के साथ कि यकीनन आप लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में होने वाले हालात और वाक़यात पर हम सब की ही निगाह होती है और कोशिश भी यही होती है कि उन्हीं तमाम तर हालात और वाक़यात को मद्देनज़र रखकर मौज़ूआत को यहाँ पर बहस का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन मैं आज ज़ाहिर है आपको पता है कि ये नवाज शरीफ साहब और जनरल राहिल शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त दौरे पर हैं और बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है सऊदी अरब और ईरान का, और जो कुछ वहाँ सालसी का किरदार पाकिस्तान अदा कर सकता है उसमें ज़रूर तौर पर इन दोनों शख्सियात का कहीं ना कहीं बहुत बेहतर किरदार हमें देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी हालात और वाक़यात हैं जो बार बार चीख चीख कर कह रहे होते हैं कि हम पर भी बात की जाए। कराची के हालात के ऊपर मुझे बहुत सारे लोगों ने इनबॉक्स करके ये बात कही कि क्या कराची में सब कुछ अच्छा हो गया है, क्या कराची ऑपरेशन वाकई उसी अंदाज से लेकर चला गया जो डिमांड्स की गई थी, पॉलिटिकल पार्टीज सेटिस्फाइड रहीं या नहीं, नताइज क्या निकले, कितनी गिरफ्तारियां हुई, कितने। मैं चौधरी निसार साहब का एक बयान देख रही थी एंड दैट वाज वेरी गुड। ठीक है, नंबर गेम की अगर बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कहा गया कि 59,169 लोग जो हैं वो जराइम पेशा थे कराची के अंदर, सिर्फ कराची की बात करी, इंटीरियर की बात नहीं करी, जिनको गिरफ्तार किया गया। फिर कहते हैं कि 890 दहशतगर्दों को हमने गिरफ्तार किया, 10,000 इश्तिहारी ताहाल मफरूर हैं। ये आपके वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब कह रहे हैं। कराची की मीटिंग्स के ऊपर वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब तशरीफ नहीं लाते क्योंकि उनकी सीएम से मुलाकातों में हमेशा कहीं ना कहीं चपकलिश हो जाती है। कराची में असला लाइसेंस के हवाले से क्या हो रहा है, जो पॉकेट्स काम कर रहे थे जो तालिबानाइजेशन को लेकर जिस पर हम बात करते रहे, क्या वो कन्वर्ट तो नहीं हो रहे दाइश के अंदर, या फिर कराची में जो अभी हमें इतलात आ रही हैं कि वारदातें बढ़ गई हैं, रॉबरीज बढ़ गई हैं, स्नैचिंग बढ़ गई है, तो सच में सच्चाई भी है या नहीं है। इसी सब पर बात करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट ने आज हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो के अंदर। सबसे पहले वेलकम करूंगी, बहुत दिनों बाद मेरे शो पर तशरीफ लेकर आए हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब। सर थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए। हमारे बहुत ही सीनियर सहाफ़ी, क्राइम पर कड़ी निगाह रखते हैं, मेरे कैरियर के आगाज के साथ ही मोहम्मद यूनुस आफरीदी साहब को मैंने क्राइम को हमेशा जेपटाइज करवाते हुए देखा। सर थैंक यू वेरी मच ऑन शो कि आप तशरीफ लेकर आए। एक और शख्सियत, पिछले प्रोग्राम में मैंने बड़ी तशरीकी महसूस की क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान के हालात पर इनकी बड़ी निगाह होती है और बड़ा दबा के लिखते भी हैं। शाह बोस्तो साहब सीनियर तज्जियाकार हैं। सर थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए। आज भी कराची के अंदर कोई मोटर बाइक बराबर से गुजरती है तो क्या आप समझते हैं आबिद राव साहब कि वो जो खौफ था स्नैचिंग का से लेकर एक जो आपकी दहशत के साए थे शहर के ऊपर, वो ख़त्म हो गए हैं, या फिर जो ऑपरेशन को लेकर हम बात कर रहे थे उसमें वो लकुनाज बहरहाल मौजूद रहे और फिर भी हम चलते रहे? देखिए, स्टेटिस्टिक्स की हद तक तो कराची के हालात बहुत बेहतर हुए हैं कि डकैतियाँ निस्बतन कम हुई हैं, कार स्नैचिंग कम हुई है, टारगेट किलिंग भी पिछले अगर 12 महीने में देखें कम हुई है। लेकिन ये एज्यूम कर लेना कि जैसे हमारे सीनियर सियासी और अस्करी की आदत कहती है कि हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। इसी हम लोग बड़ी छोटी छोटी बातों पे बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देने के आदी हैं एज ए नेशन। तो इसलिए ज़रा सी कामयाबी पे हम क्या कर देते हैं। अभी क्रिकेट का देख लीजिए, परसों हम वो 16 रन से जीते थे तो क्या कुछ नहीं टाइटल्स, और वो शाइनों ने ये कर दिया और उनको दबोच लिया, झंडे गाड़ दिए, और कल वो जब 10 विकेटों से उन्होंने हरा दिया है तो उतरे ही बड़े वो उनको बुरा भला कह रहे। ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब हम हर चीज़ में एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं। इंतहा पसंदी हमारी हर चीज़ में आ गई है, एक्सप्रेशन में भी है। अब ये कराची के जो हालात हैं ये इन आइसोलेशन ठीक नहीं हो सकते, बिकॉज प्रॉब्लम्स बहुत मल्टीपल हैं। सेक्टेरियन डिवाइड इंटेंसिफाई हुआ है पिछले 20 सालों में, बिल्कुल ठीक। और फिर उसके बाद एथनिक वो मामले, ख़ास तौर पर पिछले 2 इलेक्शंस में MQM दोबारा मुतहदा से जो है ना महाजिर कौमी मूवमेंट बन गई है, वो बात हो गई है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अभी परसों वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी पाकिस्तान की बका और इस्तेहकाम जमहूरियत के कंटिन्यूएशन में है। जी बिल्कुल। मैं इससे थोड़ा सा इसको इनकम्प्लीट समझता हूँ। पाकिस्तान की तरक्की जो है वो सिंसियर लीडरशिप के साथ मुंसलिक है, उसका जमहूरियत या आमरीत से ताल्लुक़ नहीं है। जमहूरियत के नाम पे पिछले 7-8 साल में जो लूटमार मची है वो किसी तरह भी कंडोन नहीं आप कर सकते। उसमें लीडरशिप में विजन की कमी है, सिंसियर जो है ना वो सर 68 सालों की कतई कलामी के साथ पाकिस्तान की 68 सालों की तारीख में सूबों को हमेशा ही वफाक से शिकायत रही है, ये कोई नई बात तो नहीं है। तो इसका मतलब लीडरशिप जो वफाक के अंदर जाकर बैठती है उस पर कभी कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ लोगों का। देखिए, ये पिछले चंद सालों में, ये रीसेंट पास जैसे आप कह लें पिछले 10-15 सालों में, मतलब परवेज़ मुशर्रफ साहब 99 में जब आए हैं, मिलिट्री टेक ओवर किया, उन्होंने भी जो 7 पॉइंट एजेंडा दिया था उसमें सबसे पहले था सूबों के अंदर हम आहंगी।
वो कौन पैदा करेगा, क्यों पैदा, किस तरह पैदा होगी, इसका तोड़ जवाब ना सियासतदानों के पास है ना सर उसकी आपने एक बड़ी अभी अच्छी बात की, इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कि PMLN शायद पंजाब तक मुहित रहना चाहती है, चारों सूबों की जंजीर बेनजीर वाला नारा पीपल्स पार्टी को सूट नहीं कर पाया, और वो जो अभी आपने मुत्तहदा कौम मूवमेंट की मिसाल दी वो भी अपनी तरफ हमें दिखाई देती है। यूनुस आबिदी साहब, एक चीज जो अभी हम बात कर रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम, आप जाहिर है आपके पास डेटा होता है, आप रोजाना की बुनियाद पर खबर नशर करवाते हैं, मुझे ये बताएं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त कराची में? जो हमें बताया गया था कि रोजाना की बुनियाद पर मोबाइल छिन रहे हैं, क्या वो सब चीजें कंट्रोल हो गई हैं, और कराची ऑपरेशन को क्या कहा जा रहा है ऑन ग्राउंड, आप क्या देखते हैं? देखें, बड़ी अच्छी बात की आपने, टॉपिक बड़ा अच्छा लिया हुआ है। आबिद राव साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ये इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि दहशत गर्दों की कमर तोड़ दी गई है। हाँ। हम जब स्ट्रीट क्राइम की बात करते हैं ना, हमेशा ये बात याद रखिए कि जब लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस सड़कों पे होती है तो जराइम पेशा सड़कों पर नहीं होता, वो कहीं और होता है, कन्नी कतराता है, नहीं सामने आता। जब ये इब्तिदा हुई थी कि कराची में ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है और चीफ मिनिस्टर सैयद कायम अली शाह उसके कैप्टन होंगे और ये सारी बातें हुई थी, हमने तब भी कहा था कि इस ऑपरेशन से भी कोई खातिर खा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि विल नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है कि विल नहीं है। 30 साल से कराची में, 35 साल से रेंजर्स मौजूद है, रेंजर्स के लिए कोई अलहदा बजट नहीं है, पुलिस का ही बजट रेंजर्स को दिया जा रहा है। ये काम पुलिस से क्यों नहीं लिया जा सकता था? रेंजर्स को लाने की क्या ज़रूरत थी? अच्छा, जो लोग रेंजर्स को लेकर आए अपनी बका के लिए, अब उन्होंने इस्तेमाल किया मुख्तलिफ, आज आपने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की बात की, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में क्या रेंजर्स ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया? उनकी स्ट्रैटेजी दूसरी थी, उस वक्त पॉलिसी दूसरी थी। फ़र्क ये था ना, इससे पहले ऑपरेशन चल रहा था, मुशर्रफ साहब आए, ये तारीख़ी हकीकत है ना, तो वो चूँकि उन्हें ज़रूरत थी मसलहत पसंदी की, वो कराची को हमेशा मसलहत पसंदी के ही नजर किया गया है। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ हर शख्स ने। और फिर जिन, आप बताऊं, आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जहां जिस शहर में, मैं मुल्क की बात नहीं, कराची की बात, जी बिल्कुल कराची, जिस शहर में थाने बिकते हों, थाने, ये बात आप लोगों ने बहुत सुनी होगी कि थाने बिकते हैं, थाने खरीदे जाते हैं, SHO लगाया जाता है। इस शहर के, ये लॉयर हमारे साथ बैठे हुए हैं, इस शहर में थाने तो बिकते हैं, जो FIR बुक है ना जो जारी होती है थाने को, वो भी बिकती है। आपने ये सुना होगा ना कि FIR कटने के पैसे लिए जाते हैं, पता होता है जैसा थाना है वैसे ही FIR के पैसे। अगर गिजरी थाने में FIR की वो 100 पेजेस की बुक जाएगी ना, अच्छा, क्योंकि ये वाहिद नहीं, तो फिर इसमें क्वेश्चन बनता है जो मैं जाहिर है औसत साहब को शरीक गुफ्तगू करते हुए बात करना चाहूंगी। सर, थाने बिक रहे हैं, पुलिस आपकी काम नहीं कर रही, यही तो वजूहात बनी कि शहर डिस्टेबलाइज होना शुरू हुआ, और फिर आपको जाहिर है वफाक ने कहा कि डिप्लॉयमेंट रेंजर्स की तो है ही, लेकिन एक्शन भी अब यही करेंगे। इज दैट लैकनेस फॉर द, कहना चाहिए कि सूबाई हुकूमत, कि हम चीज़ों को फाल ही नहीं कर पाते, चाहे पुलिस का इदारा हो या कोई भी चीज़ हो? देखिए, प्रॉब्लम यह है कि कराची जैसा बड़ा शहर जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और कोई 20 मिलियन के करीब पॉपुलेशन है यहाँ पे, और पिछले कई सालों से कराची का जो डेमोग्राफी है वो मुस्तकिल चेंज होती जा रही है। लिंग्विस्टिकली शायद ना हो, सब कराची में उर्दू बोलते हैं, लेकिन एथनिकली होती जा रही है। ट्रू सर। बेतहाशा पठान, उर्दू, आपके सराइकी स्पीकिंग, इंटीरियर सिंध के लोग, हर तरह के लोग, बर्मी, अजीब किस्म की मखलूक आपको कराची में नज़र आएगी, और कोई इमिग्रेशन, कोई किसी किस्म का रूल ऑफ लॉ आपको नज़र नहीं आएगा। तो जब आपने ऐसा शहर पैदा किया है जहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है ही नहीं सिरे से, दुनिया के किसी भी मुल्क से आप आ सकते हैं या रह सकते हैं, और फिर कुछ अरसे के बाद यहाँ पे आप माफिया बना सकते हैं। एग्जैक्टली। किसी ज़माने में, बल्कि अभी भी शायद वही हालत होगी कि बंगाली पाड़े में पुलिस नहीं जा सकती थी। जी सर, आप बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे उनका इतना वो एक अपना एक पूरा अपना उनका एक सिस्टम था, बिल्कुल सही, और उनमें मेजॉरिटी लोग जो है वो इलीगल यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा, अब इस सारे सिस्टम को कैसे ठीक करेंगे, कौन ठीक करेगा? देखिए, मॉडर्न स्टेट में जो मेन जो स्टेक होल्डर्स होते हैं या जिनकी जिम्मेदारी होती है, वो नंबर 1 पॉलिटिशियंस होते हैं। जी सर। जिनको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक मैंडेट होता है। बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद ब्यूरोक्रेसी होती है, ठीक, जो परमानेंट गवर्नमेंट कहलाती है, क्योंकि उनके वो इम्प्लीमेंट करते हैं जो पॉलिसीज़ पॉलिटिशियंस बनाते हैं। फिर उसके एड में या उनकी मदद के लिए बाकी जो इदारे होते हैं, जिसमें आर्म फोर्सेस भी कभी कभी इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी, और इंटेलिजेंस के इदारे भी। आप अगर पिछले कई सालों की हिस्ट्री देखें तो ये
जितने भी 3-4 जो मेन जो रिस्पॉन्सिबल जो समझे जाते हैं किसी मुल्क को बचाने के लिए या किसी शहर को बचाने के लिए, यानी पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, ये सारे डायरेक्टली पावर में रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन तीनों का अल्टीमेटली जो एंड रिजल्ट है वो वही है, एक्सपीडियंसी, मसलियत पसंदी और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। इन्होंने जैसे कहा मुशर्रफ साहब के ज़माने में यही एमक्यूएम जो थी वो मेजर स्टेक होल्डर थी, सब कुछ उनके हाथ में थी, शहर को खड़ा कर दिया आपने, सब कुछ उनके हाथ में था, शहर को बनाना, ये करना, वो करना, सिक्योरिटी भी उनके हाथ में थी, होम मिनिस्टर भी उनका बिल्कुल बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद जनाब एक ऐसा वक्त आ गया कि आपने एमक्यूएम को जो है वो रॉ का एजेंट बना दिया, और रेंजर्स आ गई, उन्होंने छापे मारने शुरू कर दिए, और उसके बाद फिर कहानी आपको पता है। सिमिलरली पीपल्स पार्टी हो या कोई और पॉलिटिकल लीडरशिप हो, वो यही क्लेम करते रहे कि जी हमको तो चलने नहीं दिया जाता, जी सर, क्योंकि ये फौजी आ जाते हैं और वो सारा सिस्टम हमारा बिगाड़ देते हैं। अब तो वो बहाना भी ख़त्म हो गया, आपको चलने भी दिया गया, 5 साल भी मिले, अब 2.5 साल मजीद गुजर गए, 5.5 साल हो गए। लेकिन सर वो कहते हैं तलवार लटका के रखते हैं, हर थोड़े दिनों के देखिए, बाद वो एक कोई भी नई कहानी हमारे लिए खड़ी कर इसलिए देते हैं। इसलिए लटका के रखते हैं ना कि आप वो स्पेस उनको प्रोवाइड करते हैं। ओके, आप मुझको बताएं, अगर इस वक्त लेकिन गुड ओके साहब, गवर्नेंस, आपकी कथा कलामी करते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या जो बातें मैं सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स बहुत सारे लोग चला रहे, इदारे चला रहे, पहले किसके पास खबरें हैं पहले किसके पास थे ये अदारे? सर, ये लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ हाइड्रेंट्स स्टेक पहले होल्डर बनने रेंजर्स, जा रहा है, कम मैं से वही कम वो गुजारिश तो कर रहा साफ हूँ हो ना, ना। यही हाइड्रेंट्स पहले रेंजर्स चलाती थी। फिश पॉन्ड्स जो है रेंजर्स चला रही थी, सिंध के इंटीरियर सिंध में फिश पॉन्ड रेंजर्स के पास थे। अब वही जब रेंजर्स से लिए गए तो उन्होंने जिन्होंने लिए That's why I'm asking. उन्होंने That's why I'm asking. बजाय उसको बेहतर करने के मजीद खराब किया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो बनाने वाले हैं वो तो यही है ना। सर अच्छा, अगर जो क्लीन अप हो रहा है, अब क्लेंजिंग कर रहे हैं, जैसे उस्ताद साहब फरमा रहे हैं कि क्लीनर अगर आपने चलाना है तो पहले उसके लिए तो बेहतर ये है ना कि मेरा भी ऐसा पोस्चर हो कि मैं क्लीन अप कर भी सकती हूँ या नहीं कर सकती। अब अगर उस पर क्वेश्चन उठना शुरू हो जाएंगे तो नतीजा क्या होगा? पॉलिटिकल लीडरशिप ने पिछले 8 साल में कौम को बावर करवा दिया है कि इस मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते। इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया, अंडे और मुर्गी के खेल में इतना कंफ्यूजन कर दिया है। देखिए, हम एक चीज़ हमेशा भूल जाते हैं कि इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ के मिलिटेंट विंग्स हैं, इन्हीं में भत्ताखोर हैं। भत्ताखोरी आफ्टर ऑल कराची में पॉलिटिकल पार्टी ने स्टार्ट की। गुलाम उन्नड़ का सर भी लोग केस कहते हैं हुआ। कि यहाँ पर पुलिस ने स्टार्ट की थी। नहीं, देखिए तारीख तो ये बताती है। बात ये है कि जब एक आपको डाके का रास्ता मिल जाए ना, तो फिर मुआशरे का हर ग्रुप उसमें ज्वाइन करना चाहता है। ठीक है, बिकॉज इजी बिल्कुल मनी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। का वो बेहतरीन तरीका है। अच्छा, उसके बाद इसको ठीक करने का जिम्मा, जैसे शाहब साहब ने कहा, ये पॉलिटिकल लीडरशिप का होता है, उसमें विल होनी चाहिए, जो नज़र नहीं आती। उन्होंने बल्कि उसमें पॉलिटिकल पार्टीज उसी लूट मार में शामिल हो गई हैं जिसमें मुआशरे के और तबके थे। इसलिए ठीक कौन करेगा? पुलिस उसको डीपोलिटिसाइज करना ज़रूरी है। अगर पुलिस से आप ऑनेस्टली काम लेना चाहें, पुलिस वाला अगर नौकरी अपनी ख़रीद के आया है उसमें, वो कैसे इस जराइम को ख़त्म करेगा? अब सवाल ये है, कराची का एक और एडिशनल मसला जो है ना, कि जो स्ट्रीट क्राइम है वो और टेररिज्म अब गठबंध हो गए हैं। अब भत्ताखोरी या बैंक लूटना जो था पहले सिर्फ एक स्ट्रीट क्राइम के उसमें हिस्से में आता था, अब वो टेरर फाइनेंसिंग में भी आ गया। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए कोई मुजरिम पकड़े जाएंगे, उन पे ये दोनों शिकें लगेंगी कि ठीक ये है। स्ट्रीट क्राइम का करें या इस पे वो करें टेररिज्म टेररिज्म का। का। टेररिज्म का उसमें फिर मजहबी जमातें शामिल हो गई हैं। ये जो तालिबानाइजेशन का आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में बात की, देखिए ये तालिबानाइजेशन या जो भी ऐसे प्रोसेस सारी दुनिया में हैं, ये दे आर ऑल मर्सनरीज, ये किसी आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करते। तो ये पहले इस नाम के साथ होंगे, फिर तालिबान बनेंगे, फिर अलकायदा, और अब दाइश में चले जाएंगे। दाइश वाले आफ्टर ऑल। लेकिन सर देखिए, एक चीज मुझे नहीं पता, आप तीनों में से जो जवाब देना चाहे, एक पॉकेट्स हैं, आपने कहा कि जी तालिबान इन शहर के एरियाज में बैठे हुए हैं, आपने वहाँ क्लीन अप ऑपरेशन करना था, क्या वो हो गया? क्या वो हो गया? वो इसलिए नहीं हुआ कि आपका एक सर, बड़ा तो क्यों नहीं हुआ? एक आप सर देखिए, अगर आप नेशनल एक्शन की प्लान की बात कर रहे हैं तो नेशनल एक्शन प्लान तो आपने पहले उन पॉकेट्स की तरफ जाके वहां से उनकी क्लीनिंग करनी थी, क्यों नहीं देखिए, थी? एक सबसे बड़ा जो इसमें एलिमेंट है रिटार्ड करने का, वो हमारी जुडिशरी है। आपने बताया 59,169 वो पकड़े गए, उनमें से 800 इतने टेररिस्ट हैं। कितने टेररिस्ट को सजा हुई है? मिलिट्री कोर्ट्स बने आज 1 साल, और सर हैंगिंग्स हुई हैं, लेकिन वो भी बहुत थोड़ी हुई हैं। बिल्कुल ठीक वो है। ज्यादातर वो लोग हैं कि जी प्रेसिडेंट मुशर्रफ पे अटैक किया था, उस पे किया था। दैट्स द रीजन। जिन लोगों को आपने पकड़ा वो कहाँ हैं? वो हैं कहाँ? सर प्रोसिक्यूशन ही कमज़ोर है ना, तो अदालत जुडिशरी क्या करेंगे? आप बताइए ना। राव साहब बात कर रहे हैं
रेंजर्स ने इतने सारे लोग पकड़े, पुलिस ने इतने सारे लोग पकड़े, डकैत एक डकैत पकड़ा जाता है। मैंने एक स्टोरी की थी एंटी कार लिफ्टिंग सेल में। हाँ। ऐसे ऐसे लोगों का पता चला जैकाबाद में जाके कि जिनके सपोर्टर्स कराची में बैठे हुए थे। हाँ। उनमें से एक कोई एमपीए था, कोई एमपीए का रिश्तेदार था, कोई था और वो एक अफसर कहता है पुलिस के मैं इसको आज 15वीं मरतबा पकड़ रहा हूँ, हमेशा पकड़ता हूँ और जज को पता है। हाँ। जज ये जानते हैं कि ये मुलजिम है। 12वीं मरतबा मेरे पास पेश हुआ है। वो फिर जमानत पे बाहर आ जाता है। लेकिन सवाल फिर आफरीदी साहब यहाँ पे ये रह जाता है, शाह बोस्तू साहब भी और आबिद राव साहब, कि मैं तो ये पूछ रही हूँ कि आपने टारगेटेड ऑपरेशन कराची में शुरू किया था, नतीजा क्या निकला है? क्या जो बेहतरी की उम्मीद थी या जो बताई जा रही थी, जो चाहे तालिबान के नाम पर हो, चाहे मजहबी जमातों की, मदरसों की बात हो, असलहे की डीवेपनाइजेशन की बात हो, क्या वो सारे अचीवमेंट्स हो चुके हैं या नहीं? अगर नहीं हुए तो अभी हम कहां खड़े हैं? राइट आफ्टर दिस ब्रेक आप प्रोग्राम देख रहे हैं हमने क्या सीखा।